तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आदिति शर्मा। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम वाद संवाद में। पाम यानी ताड़ के पेड़ बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये खूबसूरती के साथ साथ खुशहाली भी दे सकते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नीरा और पाम गुड़ के उत्पादन की अनूठी परियोजना शुरू की है। ऐसी परियोजना जिसमें रोजगार सृजन की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। आयोग ने पाम के पेड़ से निकलने वाले नीरा को सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के तौर पर प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। इस परियोजना में जनजातियों और पारंपरिक ट्रैपर के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। और आपको बता दें, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नीरा की सही से मार्केटिंग की जाए तो कैंडी, चॉकलेट, पाम कोला और आइसक्रीम जैसे उत्पादों की पूरी श्रृंखला तैयार की जा सकती है। साथ ही इससे पारंपरिक मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं। यानी अगर पाम पर काम हो तो बेहतर दाम मिल सकते हैं। आज का वाद संवाद इसी परियोजना को समर्पित है। अगले 1 घंटे के दौरान हम इस परियोजना के अलग अलग पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। विषय रहेगा पाम के दाम। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे विपुल कुमार श्रीवास्तव जी, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में निदेशक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही इनके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अनुपम बारिक जी, जो इसी मंत्रालय में अपर आयुक्त के पद पर तैनात हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनुपम। नमस्कार। तो किसान भाइयों बहनों, आज के वाद संवाद में हम सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करें। उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। पाम का नाम सुनते ही लोगों के जहन में आमतौर पर 2 बातें आती हैं, लॉन में लगा खूबसूरत पेड़ और पाम ऑयल। लेकिन इसका महत्व इससे भी कहीं ज्यादा है। हमारे देश में ये रोजगार का बड़ा जरिया बन सकता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में पाम के करीब 10 करोड़ पेड़ हैं और इनसे 500 करोड़ रुपए के लगभग ताड़, गुड़ और नीरा का कारोबार हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नीरा का व्यावसायिक उत्पादन करने से टर्नओवर कई गुना बढ़ सकता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नीरा और पाम गुड़ के उत्पादन पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इसमें सुझाव दिया गया है कि नियंत्रित परिस्थितियों में नीरा का संग्रहण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग शुरू की जाए ताकि इसे किण्वन से बचाया जा सके। नई परियोजना का मकसद कोल्ड स्टोरेज चेन के जरिए प्रसंस्कृत नीरा को B2C सप्लाई चेन तक पहुंचाना है। जून के महीने में ये परियोजना महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित डहाणू में लॉन्च की गई थी। तब खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 200 स्थानीय कारीगरों को नीरा निकालने और पाम गुड़ बनाने के लिए टूल किट बांटे थे और उन्हें 7 दिनों का प्रशिक्षण भी दिया था। उम्मीद की जा रही है कि इस परियोजना से डहाणू में ही 400 पारंपरिक ट्रैपरों को रोजगार मिल सकेगा। नीरा सूरज निकलने से पहले पाम के पेड़ से निकाली जाती है। कई राज्यों में इसका सेवन पोषक स्वास्थ्य पेय के रूप में किया जाता है, लेकिन सही बाजार तकनीक न होने के चलते इसका व्यावसायिक उत्पादन या बड़े पैमाने पर मार्केटिंग नहीं हो पाई है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इसके साथ हम हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मैं रुक करना चाहूंगी श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, सबसे पहले यही सवाल रहेगा कि पाम परियोजना आखिर है क्या, ये किस तरीके से काम करेगी? सबसे पहले किसान भाइयों को नमस्कार। मैं इस योजना के बारे में संक्षिप्त में आपको बतलाना चाहता हूँ। खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन ने इसी वर्ष जून माह में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन करना है। इस पाम की खेती जो है, उससे जो ताड़ी निकलती है, जिसको नीरा भी बोलते हैं, और उससे के अनेक उत्पाद भी बनते हैं, जिसको पाम गुड़ के नाम से जाना जाता है। पाम गुड़ स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह व्यक्ति के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज
आँख के से संबंधित बीमारियां और स्किन से संबंधित बीमारियों को दूर करता है। यह आपके लीवर से संबंधित बीमारियों के दूर करने में रामबाण की तरह काम करता है। क्योंकि यह कार्यक्रम माननीय MSME केंद्रीय मंत्री के निर्देशन पर महाराष्ट्र में चालू किया गया है। और यह जो है सो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें करीब 50,000 ताड़ के पेड़ पाम ट्री हैं। जी, तो ये महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई है अभी, और आगे चलकर हम उम्मीद करते हैं कि और क्षेत्रों में भी इसका विस्तार जरूर किया जाएगा। ये पूरे देश में करीब 10 करोड़ पाम ट्री की संख्या है। और इस योजना के तहत 15,000 रुपए का किसानों को सहयोग है। और उस 15,000 के साथ 7 दिनों तक उनको जो है सो लघु और सूक्ष्म प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वो नीरा से जो उत्पाद बनाए जा सकते हैं और उनकी रोजगार के साथ साथ जो है सो उनका आय कैसे बढ़ाया जाए, जी, इस तरफ भी कार्य किया जाएगा। मेरा अगला सवाल इसी के संदर्भ में है डॉक्टर अनुपम, कि पाम की खेती जो हमारे किसान करते हैं और या फिर ये कार्यक्रम देखने के बाद अगर कुछ जुड़ना चाहते हैं, इच्छुक होना चाहते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरह से सहायक हो सकती है पाम की खेती उनकी आय को बढ़ाने के लिए। तो इसमें आप क्या सलाह देंगे? नहीं, पहले तो हम इस बारे में सहमत होना चाहता हूं कि हम जो पाम का बात कर रहे हैं ये तेल ताड़ पाम है। जी, पाम जैसे विपुल जी ने बताया कि पाम बहुत तरह का होता है। ये तेल ताड़ वाला पाम है। इसमें से हम खाद्य तेल निकालते हैं। जी, और इस हमारा कंट्री में, देश में खाद्य तेल का काफी कमियां है। हम 40% खुद का बनाते हैं खाद्य तेल जितना लगता है, और बाकी 60% हम इंपोर्ट करते हैं। जी, तो तेल ताड़ ऐसा एक पेड़ है जिसमें 1 हेक्टेयर अगर हम लगाएंगे तो हमको 4 टन तेल मिलेगा। जी, तो अगर हम इसकी ज्यादा से ज्यादा इसकी खेती करेंगे हैं, तो हमें आयात कम करना पड़ेगा। जी, और इससे हमारी आमदनी सीधे तौर पर बढ़ेगी। यहाँ पर जी बिल्कुल। इसी के साथ श्रीवास्तव जी जानना चाहेंगे पाम और कितनी प्रकार के होते हैं, क्योंकि तेल ताड़ के बारे में तो बता दिया गया। पाम के करीब 2600 प्रजातियां हैं। 2600। उसमें प्रमुख प्रजातियां जो हमारे बीच में उपलब्ध हैं वो ताड़ पाम, खजूर पाम, बेटल पाम, फॉक्सटेल पाम, फिश पाम, रॉयल पाम, इस तरह से तमाम ऐसी प्रजातियां हमारे बीच में पाम की उपलब्ध हैं, जिनसे बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ और खाद्य सामग्री बनते हैं। मैं आपको इसका कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ चित्र। ये जो कौन से उत्पाद पाम से तैयार किए जाते हैं। ये नीरा, ये है नीरा, पाम नीरा। ये पाम नीरा जो है स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। ये सॉफ्ट ड्रिंक के जगह पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये आपके लीवर और हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज सब में लाभदायक है। जी, इसी पाम नीरा से तमाम पदार्थें बनाई जाती हैं, तमाम सामग्रियां बनाई जाती हैं। उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है सो पाम का ये फल है। इसको पाम फल बोलते हैं। ये काफी मीठा होता है और खाने में स्वादिष्ट भी होता है। जी, ठीक इसी प्रकार दूसरा ये पाम गुड़, जिस पाम गुड़ का इस देश में करीब 500 करोड़ का व्यापार होता है। 500 करोड़ का व्यापार है। और इस व्यापार को प्रोत्साहित किया जाए, इसका मार्केटिंग, इंस्टीट्यूशनलाइज मार्केटिंग किया जाए, जिससे किसानों की रोजगार के साथ साथ आमदनी भी दुगुनी हो जाए। जी, अगला उत्पाद बताएं क्या है? ठीक इसी प्रकार जो है सो ये पाम से बनने वाला चीनी है। पाम शक्कर इसको बोलते हैं। ये भी जो है सो आम शक्कर की जगह पर अगर इसका प्रयोग किया जाए तो उससे ज्यादा फायदेमंद है। जी, ये पाम कैंडी है। ठीक इसी प्रकार जो है सो ये पाम
स्वीट्स हैं, ये पाम से बना हुआ आइसक्रीम है। जी, तो कई तरह के उत्पाद हम कह सकते हैं आप जिससे देख तैयार किए लीजिए, जाते हैं। जी ये जो है सो पाम के जैम हैं। जी फिर ये जो है सो पाम से जो उनके पत्तियां हैं, टहनियां हैं, उनसे जो है ये जो है सो क्वायर फोम बनता है। और ठीक इससे जो है ये देखिए, इसी क्वायर से ये जो है सो पत्तियां और प्लेट खाने के प्लेट बने हुए हैं, खाने के जो बर्तन हैं हैं ये ये तैयार बने हुए किए जा हैं। सकते ये हैं। काफी खूबसूरत होते हैं और इससे किसानों की काफी आमदनी होती है। जी ठीक इसी प्रकार जो है सो ये आप देखेंगे, ये रेशे हैं और ये तमाम खूबसूरत जो हैं सो घर में प्रयोग आने वाली वस्तुएं जी, हैं। तो साज सज्जा की जो वस्तुएं हैं वो भी तैयार की जा सकती हैं। और जी काफी मजबूत किस्म के रस्सियां भी इससे बनाई जाती हैं। और इसका व्यवसायीकरण करने का जो खादी ग्रामोद्योग का उद्देश्य है, उसमें ये भी है कि इससे खूबसूरत काफी उपयोगी सामग्री बनाई जाए। घर में इस्तेमाल की जाने वाली अन्य वस्तुएं भी तैयार की जा सकती हैं। जी, तो ये तमाम तरीके के उत्पाद हैं जो पाम की खेती कर रहे हैं हमारे किसान, वो इससे तैयार कर सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि लोगों को जानकारी का अभाव हो जाता है। जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचे, इसके लिए भी क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? खादी ग्रामोद्योग ने 7 दिन का सूक्ष्म प्रशिक्षण और 15,000 का किट, जी जिसमें कि कढ़ाई, हाँ गुड़ बनाने के सांचे, रस्सियां और जो है चाकू, जिससे ये सारे काम आसानी से किए जाएं और उससे किसानों का स्वतः रोजगार सृजित हो। ये इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है और इसको पूरे देश में चलाने का सरकार की मंशा है। साथ ही इस क्षेत्र में व्यापारिक संस्थानों को भी लाने का प्रस्ताव है, जिससे कि इसका इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सके, इंस्टीट्यूशनल मार्केटिंग किया जा सके। और इसमें जो कमियां हैं कि सूर्योदय से पहले ये नीरा का प्रयोग किया जाता है, अगर उसके बाद जिस तरह से आप देखते हैं कि आप नारियल की पानी जो है सो पैकेट में पी रही हैं, ठीक उसी प्रकार जो है सो इस नीरा को भी जो है सो पैकेट में पैक करके और लोगों के लिए शहर में जो उपलब्ध नहीं है उनके लिए भी उपलब्ध किया जाए। और इससे जो है सो किसानों, प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है कि किसानों की आय दुगुनी की जाए, ये इसमें जो है सो सफल होता दिखाई दे रहा है। जी, अगर हमारे किसान अपना रुख थोड़ा सा पाम की खेती की ओर भी करते हैं तो इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हमारे किसान भी अपने कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर वही बात कहूँगी कि जानकारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है और कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक वही पहुँचा रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, जुड़ सकते हैं आप, इससे पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और फिर इस दिशा में आप बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आगे आपको सफलता हासिल ज़रूर होगी। बढ़ते हैं आगे इसी के साथ हम, और डॉक्टर अनुपम का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर अनुपम, अभी आपने जिक्र किया कि जो तेल है, ताड़ का तेल है, उसे हम आयात करते हैं, लेकिन अभी भी किसान इसकी खेती की ओर बढ़ नहीं रहे हैं, तो इसके लिए भी किसी तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं? हाँ, आपने ठीक ही बताया कि ये पाम ऑयल जो है, ये पाम ऑयल हम जैसे कि ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, उस पाम ऑयल का इंपोर्ट कम करना, और ये एक तेलदायी फसल है। सबसे ज्यादा तेल इसी पेड़ में ही मिलता है, चाहे हम मूंगफली कर लें, चाहे हम सरसों कर लें, बाकी फसलों से तेल इसमें सबसे ज्यादा आता है। पिछले 20 साल में भारत सरकार ने इसके पीछे योजनाएं बनाया है और इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कैसे हम खेती बढ़ाया जाए। अभी तक हम लोग करीब 3,50,000 हेक्टेयर में इसका खेती बढ़ाया पाया जी, लेकिन टोटल जो हमारा पोटेंशियल है वो करीब 19 लाख हेक्टेयर है। हमको 19 लाख हेक्टेयर तक जाना है। सबसे ज्यादा हमारा आंध्र प्रदेश में होता है, करीब 1,60,000 हेक्टेयर आंध्र प्रदेश में ही तेल ताड़ का पेड़ का प्लांटेशन किया गया, और भी सबसे ज्यादा स्कोप आंध्र प्रदेश में, और भी बहुत स्कोप है। उसके बाद अगर स्टेट देखेंगे तो तेलंगाना जी, तेलंगाना में भी काफी ऑयल पाम का प्लांटेशन शुरुआत किया है। ऐसे ही
आपका अगर देखेंगे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, देन नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा इसका खेती का संभावना भारत सरकार देखते हैं जी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पानी का संभावना ज्यादा होता है। खास करके मिजोरम, पिछले 10 साल में मिजोरम में करीब 30,000 हेक्टेयर प्लांटेशन कराया गया जी। और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसकी खेती से जोड़ा जा सके, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार के तरफ से जैसे आप देखिए कि पहले तो प्लांटेशन का लगता है कि प्लांटिंग मटेरियल जी, इस पेड़ के लिए 12,000 रुपया प्रति हेक्टेयर सरकार के तरफ से अनुदान दिया जाता है जी। 143 प्लांट लगता है 1 हेक्टेयर में जी। तो प्लांट खरीदने के जो कॉस्ट है उसका 12,000 रुपया भारत सरकार देते हैं। और तेल ताड़ पेड़ का जो पहला फसल आएगा वो 5 साल बाद आएगा जी। तो 4 साल किसान को कुछ नहीं आता है, कोई इनकम नहीं है, तो उसको 4 साल के लिए इनकम क्या रहेगा जी। उस इनकम को देखते हुए हम लोग उसको इंटरक्रॉपिंग, जब शुरू में पेड़ छोटा है तब हम उसमें दूसरा कोई भी खेती कर सकते हैं। हमारी सरकार की एक और योजना है मेड़ पर पेड़। हाँ। क्या इसको और पाम की खेती को मिलाया जा सकता है? मेड़ पर अगर पेड़ लगा दिए जाएं ताड़ नहीं, के? पाम का इस तेल ताड़ पाम का जो खेती है वो हम लोग चाहते हैं कि क्लस्टर के बेसिस पे हो जाए, क्योंकि हर घर से एक एक पेड़ से कुछ कलेक्ट करके हम इसको नहीं कर सकते। ये जो फ्रेश फूड बांझ है इसको प्रोसेस करके तेल निकालते हैं जी। ये किसान भाइयों को प्रोसेसर के साथ एसोसिएट किया जाता है जी। भारत सरकार इसको एश्योर करते हैं कि आपका जो फसल होगा वो भारत सरकार प्रोसेसर्स के माध्यम से एक निर्धारित मूल्य दिया जाता है, उस मूल्य में खरीदा जाएगा जी। तो नया फसल है लेकिन इसका अगर खरीदारी नहीं होगा तो ये फसल आगे नहीं जा सकता है। इस विषय में ध्यान को रखते हुए तो हम प्रोसेसर के साथ डायरेक्ट फार्मर को लिंक कराते हैं ताकि उनका फसल का जो एफएफबी प्रोडक्शन हुआ, जो बांच होता है वो पूरा खरीदा जाया जाता है। तो हम इंटरक्रॉपिंग के लिए सब्सिडी देते हैं जी। 4 साल इसको बड़ा करने के लिए जो खाद लगता है, इंटरकल्चर लगता है, पानी लगता है ऑयल पाम में, उसके लिए ड्रिप इरिगेशन जी, ये सब अनुदान के हिसाब से किसानों को दिया जाता है जी। तो सरकार की तरफ से काफी सहायता मुहैया कराई अगर जा रही हम है हमारे एक किसानों टोटल को। देखेंगे जी। करीब हम 55,000 रुपया प्रति हेक्टेयर किसान को तेल ताड़ प्लांटेशन के लिए अनुदान दिया जाता है जी पिछले अगले 4 साल के लिए जी। तो हमारे किसानों को बस अब आगे आगे बढ़ना बढ़ना है। हमारी सरकार पूरी तरह से मदद के लिए तैयार है, लेकिन फिर वही बात घूम फिर के आ जाती है, आपको जानकारी होनी चाहिए और कहाँ संपर्क करना चाहिए इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ से हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं श्रीवास्तव जी का रुख करना चाहूंगी। श्रीवास्तव जी, हमारी जो ये योजना है खादी और ग्राम उद्योग आयोग की, इसमें जनजातियों को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वो लोग भी जुड़ सकें। क्या आम किसान भी इससे जुड़ सकते हैं? मैडम, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ बताएं। कि अभी आपने बोला कि मेड़ पर, तो ये जो पाम ऑयल के अलावा जो पाम हैं जी, उनको मेड़ पर लगाया जा सकता है जी। तो ताड़ के पेड़ जो है, ताड़ तेल के जो पेड़ हैं हाँ, उन्हें नहीं उनके लगा अलावा। सकते, लेकिन उनके अलावा जो पेड़ हैं उन्हें ताड़ लगा सकते तेल हैं। के बारे में मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि ताड़ तेल एक्चुअली तेल के उद्देश्य से है जी। और थोड़ा सा उनसे नारियल की तरह 2 फल या 5 फल या 10 फल से जो आमदनी होती है उस तरह से उसमें नहीं होती है। उससे तेल निकाले जाते हैं और वो तेल इंडस्ट्री में निकाली जाती है। तो इसीलिए उसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, वो क्लस्टर अप्रोच है। बट स्केटर्ड मैनर में जिस तरह से किसान को एक बच्चे हैं जो आमदनी रेकरिंग इनकम देते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो आए होते हैं, इसी तरह से ये जो मेड़ पर पेड़ जो है ना, उनके रेकरिंग इनकम का माने सहारा है। वो नारियल का पेड़ है, वो पाम की कैटेगरी में आता है। डेट है, डेट पाम जिसको खजूर का, ये खजूर का ये है। आप ये देखें, ये बाजार में आपको मिलता है और इसके लिए डॉक्टर और सभी लोग आपको सलाह देते हैं कि इसको आप प्रतिदिन 1 या 2 फली खाइए जी। स्वास्थ्य के तो लिहाज से स्वास्थ्य काफी के लिए फायदेमंद इतना ही होगा। लाभदायक है। तो ये मेड़ पर आप इसको उगा सकते हैं, ये स्केटर्ड मैनर में है। ये आमदनी किसान को रेकरिंग इनकम बढ़ाता है और ये रोजगार
उन्मुखी है। अगर इसका जो है सो ज़्यादा संख्या में किया जाए, इसकी संख्या अभी देश के अंदर 10 करोड़ पाम ट्री हैं जो विभिन्न तरह के हैं, नारियल के हैं, खजूर के हैं, बेटल के हैं, फॉक्स टेल हैं, फिश टेल हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स जो बनते हैं खाद्य पदार्थ के अलावा, तो ये जो है सो उनके रोजगार का एक उचित माध्यम है, बहुत अच्छा जरिया भी बन सकता है जी। तो बाकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ताड़ तेल के पेड़ हैं उन्हें तो नहीं लगाया जा सकता मेड़ पर, लेकिन बाकी जो ताड़ के पेड़ हैं उन्हें आप जरूर मेड़ों पर लगा के अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अब श्रीवास्तव जी, आप मेरे सवाल का जवाब दें कि इस परियोजना में फिलहाल तो जनजातियों और पारंपरिक ट्रैम्परों को जोड़ा गया है, आगे इसमें आम किसानों को जोड़ने की भी गुंजाइश है? हाँ, इसमें आम किसानों को भी जुड़ने की, चूंकि इससे जब आमदनी बढ़ेगी तो ये अन्य लोगों को भी आकर्षित करेंगे, और चूंकि इसको उगाने में और इसको उपज लेने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, ये जो है सो तमाम विभिन्न तरह के जलवायु में इसका आप इसको उगा सकते हैं। तो आप चाहे वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है या टेम्परेट क्लाइमेट है, वार्म क्लाइमेट है, उसमें भी ये होता है। तो इसलिए इसमें जो है सो दिनों दिन जो है किसानों की रुचि बढ़ती चली जा रही है, और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना और ग्रामोद्योग जो हैं, जो खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन जो है, उनकी योजनाएं हैं जो छोटे छोटे किसानों से उनको कलेक्ट करके और गुड़ का और नीरा का और उसके बाद जो है सो इनके कैंडी का जो प्रिजर्व करके और उसको जो है सो मार्केटिंग, इंस्टीट्यूशनल मार्केटिंग किया जाए। तो इससे जुड़ने की माने तमाम संभावनाएं हैं, आगे भी संभावनाएं हैं कि आम किसानों को भी इससे जोड़ा जाएगा और उन्हें भी इस परियोजना का लाभ मिल सके, इसके लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे हमारी सरकार की तरफ से। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। श्रीवास्तव जी, शुरुआत में आपने जिक्र किया था पाम गुड़ का, पाम गुड़ के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, ये क्या है, किस तरीके से इसे तैयार कर सकते हैं हमारे किसान, और साथ ही साथ किस किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है? ये पाम गुड़ जो है ये जो है सो नीरा से तैयार होता है। ये नीरा जो है ये ऑर्गेनिक है, ये पौधे से निकला हुआ सीधा जो है सो शुद्ध प्रकृति का देन है, और इससे बना हुआ जो गुड़ है वो काफी ही स्वास्थ्यवर्धक है। इसको जो है सो डायबिटिक के लोग भी, जैसे चीनी खाने के लिए जो चीनी के और चीनी से बने हुए पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उसको डॉक्टर सामान्यतः जो है सो कम खाने या नहीं खाने की सलाह देते हैं। इसमें ये चीज नहीं है, इसमें आप जो है सो ये स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें जो है आपको मल्टीपल विटामिन्स, मल्टीपल न्यूट्रिशन, सुक्रोज, ये सुक्रोज का, इसमें फ्रुक्टोज का, सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज इसमें उपलब्ध है। तो ये शरीर के लिए काफी लाभदायक है, और इसको आप यूं कह सकते हैं कि एक ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है। सो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो है स्वास्थ्यवर्धक होती है जी। तो पाम गुड़ काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होता है, और इसको तैयार करके और अगर इसकी बिकवाली में हमारे किसान जुड़ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ भी हमारे किसान अर्जित कर सकते हैं। और किस तरह से पाम की खेती करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं हमारे किसान, इस पर हमारा वाद संवाद का ये जो सिलसिला है जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका हिम्मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम वाद संवाद और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद वाद संवाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पाम के लिए तैयार की गई नई रोजगार परियोजनाओं पर बात कर रहे हैं। आइए हमारे इस चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर रुक करना चाहूंगी मैं डॉक्टर अनुपम का। डॉक्टर अनुपम, आपने जिक्र किया कि सरकार की तरफ से तो काफी मदद प्रदान की जा रही है हमारे किसानों को। अब बारी आती है हमारे किसानों की भागीदारी की। किस तरह से हमारे किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं? देखिए,
कि हम जो खाद्य तेल के लिए इतना कमियां हम महसूस करते हैं पूरा भारतवर्ष में, भारत सरकार ने सोचा कि तेल ताड़ पेड़ का ही अगर हम ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे तो हमको खाद्य तेल का उपज डोमेस्टिकली हम काफ़ी उत्पादन कर सकते हैं। तो भारत सरकार का योजना है, हम लोग का लक्ष्य है कि 19 लाख तक हमको पाम ऑयल लेके जाना पड़ेगा। अगर ये 19 लाख तक हम लोग लेके चला गया तो हमारा सिनारियो ही टोटल चेंज हो जाएगा। अभी जो हम 60% डिपेंड करते हैं इंपोर्ट से, वो घट के 20% हो जाएगा। अगर पाम ऑयल का इंपोर्ट हम बंद कर सकते हैं, खुद अगर लगा लें तो इस बारे में भारत सरकार का योजना पूरा चल रहा। और उस योजना के अंदर जैसे कि हमने बताया कि पौधों के लिए, खाद के लिए, बोर ऑयल के लिए, ड्रिप इरिगेशन के लिए, उसका एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट के लिए भारत सरकार ने एक फार्मूला भी निकाला। उस फार्मूला के हिसाब से फार्मर को प्रोत्साहित किया जाता है कि उनका टोटल प्रोड्यूस खरीदा जाता है। हम लोग अभी करीब 2,70,00,000 टन का तेल पैदा करते हैं, लेकिन अगर हम ये 19 लाख तक चला जाए तो कहीं हम 65 लाख टन का तेल उत्पादन कर सकते हैं। काफी तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठाए। और हम लोग जो देखा कि बाकी क्रॉप की तुलना में ऑयल पाम का कल्टीवेशन भी लाभदायक है। एक किसान 4 साल के बाद कम से कम 1 लाख रुपया प्रति हेक्टर उत्पादन में आ जाते हैं। और 4 साल उनको कुछ नहीं आता है, इसीलिए भारत सरकार का योजना में, हम लोग का योजना में कि 4 साल तक उसको सपोर्ट किया जाएगा, इंटरक्रॉपिंग और मेंटेनेंस ऑफ द गेस्टेशन पीरियड। हर साल 5,000 करके 20,000 हम उनको देते हैं, ताकि बाकी अंतर्वर्ती फसल लेके ये 4 साल गुजारा कर ले। और 4 साल के बाद ये 30 साल तक आपको कंटिन्यूअस लाभदायक फसल बन जाएगा। और धीरे धीरे इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन धीरे धीरे कम होता है। शुरू में तो थोड़ा सा इनिशियल कॉस्ट ऑयल पाम बाकी डेट पाम से या उनसे थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि उनके लिए पानी नहीं लगता है, वो बिना पानी का फसल है। डेट पाम, श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि ताल पाम, लेकिन ऑयल पाम में पानी बिना ऑयल पाम नहीं हो सकता है, उसके लिए पानी की आवश्यकता, इसके लिए पानी का आवश्यकता है। तो इसीलिए जिस किसान भाई के पास पानी है, बाकी फसल करने में थोड़ा तकलीफ होता है, अगर आप प्लांटेशन क्रॉप के हिसाब से तेल ताड़ का प्लांट लगाएंगे, पहला 4 साल तक भारत सरकार का अच्छा अनुदान है स्कीम के माध्यम से, और फिर बाकी जो 25 साल तक उनको जो मिलेगा वो टोटल उनको काफी लाभदायक होगा दूसरी फसल से। जी, तो दूसरी फसलों की तुलना में अगर हम बात करें तो तेल ताड़ का पेड़ जो है हमारे किसानों को ज़्यादा मुनाफा दिलवा सकता है। शुरुआत में हमारी सरकार मदद करेगी और जैसे ही 4 साल बाद फलत आने लग जाएगी और फिर हमारे किसानों को मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा। लेकिन आपको इस योजना से जुड़ना होगा, तभी आपको शुरुआत से लेकर आगे तक इसका लाभ ज़रूर मिल पाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और अब मैं श्रीवास्तव जी का रुख करना चाहूँगी। श्रीवास्तव जी, आपने जिक्र किया था कि जैसे हम नारियल पानी अभी पैकेज्ड तौर पर पी सकते हैं, आगे चलकर योजना है कि ये सोच है कि हम नीरा को भी इसी तरह से उपभोक्ताओं तक पहुंचा सके। लेकिन ये भी देखा जाता है कि सूर्योदय तक ही हम इसका सेवन कर सकते हैं, उसके पश्चात इसमें गुणवत्ता में कुछ असर आ जाता है। तो इसको बचाए रखने के लिए किस तरह की तकनीक को अपनाया जा रहा है? एक्चुअली ये सूर्योदय से पहले सामान्यतः ये उपयोग किया जाता है, लेकिन सूर्योदय के बाद भी अगर इसका उपयोग करते हैं तो आप इसमें फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहल डेवलप कर जाती है, बट वो इतना हार्मदायक नहीं है जितना कि आप शराब पीते हैं। और शराब जो कोई भी आप शराब पीते हैं तो उस तरह ये हानिकारक नहीं है, बट ये थोड़ा कम हानि करता है और ये हानि न करे, इसीलिए खादी ग्रामोद्योग ने इसको कमर्शियलाइजेशन कर रही है। इसको कमर्शियलाइजेशन एंड मार्केटिंग करना है, तो इसका एक प्रोसेस है कि इसको स्टैंडर्डाइज किया जाए
और स्टैंडर्डाइज प्रोसेस में जो है सो फर्मेंटेशंस को स्टॉप कर दिया जाए। तो फर्मेंटेशंस नहीं होगा तो ठीक उसी तरह नारियल के पानी के जो पैकेट हैं, ठीक उसी तरह के पैकेट में जो है ये जो है सो नीरा भी जो है सो बिकेंगी और वो जो है सो स्वादिष्ट और मीठा जो ऑर्गेनिक आपको सॉफ्ट ड्रिंक मिलेगी, सॉफ्ट ड्रिंक भी मिल जाएगी और हमारे किसान इस दिशा में बढ़ जरूर सकते हैं। लेकिन वही बात आती है श्रीवास्तव जी कि हमारे किसान किस तरह से वो समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारे क्षेत्र में पाम की खेती वो कर सकते हैं, किस तरह की जलवायु चाहिए होती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पाम एक ऐसा पौधा है जो सभी प्रकार के जलवायु में हो जाता है, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, बोथ सेमी टेम्परेट, उस तीनों तरह के क्लाइमेट में ये हो जाता है। इसमें जो है सो बहुत ज्यादा इनके केयर की जरूरत नहीं है। आप देखते होंगे कि रेगिस्तान में भी जो है सो डेट पाम होता है, वहां पर इसको पानी नहीं दिया जाता है फिर भी, और लेकिन अब इसका फल देखेंगे तो फल जो है सो काफी स्वादिष्ट होता है, रसीला भी होता है। आप ताड़ के देखें, ताड़ के पेड़ पर उतने ऊंचे पर आप देखिए कि 70 फीट 80 फीट ऊंचाई से वो जो है सो प्रवाह निकलता है और जिसको नीरा कहते हैं, और स्वादिष्ट रात भर में उसको इनग्रूविंग करके उसको निकाला जाता है। इनग्रूविंग करके निकालते हैं और कलेक्ट बूंद बूंद करके वो कलेक्ट होता है और कलेक्ट होने के बाद सुबह में उसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो है सो किसानों के लिए प्रारंभ से ही ये आकर्षक धंधा था, लेकिन अब जब इसका कमर्शियलाइजेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम डेवलप कर जाएगा तो फिर इसके किसान स्वतः जो है सो इसके तरफ आकर्षित होंगे और इसको जो है खादी ग्रामोद्योग और अन्य जो बड़े बड़े मार्केट में स्टेक होल्डर्स हैं उसको भी MSME मंत्रालय के द्वारा उनको आगे बढ़ने के लिए उनको मौका दिया जाएगा। जी बिल्कुल। इसके साथ ही इस परियोजना को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए और पेड़ लगाने की जो है संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इस परियोजना के अंतर्गत इसको और बढ़ावा देने के लिए कोशिशें जारी की जा रही हैं? इस परियोजना खादी ग्रामोद्योग कमीशन ने इस परियोजना का प्रारंभ महाराष्ट्र से शुरुआत में आपने जिक्र किया था और इस पाम ट्री जो है, ये पाम ग्रुप जो है, जो ताड़ पाम है, खजूर पाम है, नारियल पाम है, ये जो है सो महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, यूपी और दक्षिण भारत में जो है सो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, इन प्रदेशों में इसकी जो है सो बहुत ज्यादा संभावना है और साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी है। जैसे जहां जहां जो है कोस्टल एरिया है उस जगह पर भी, जैसे उड़ीसा जैसे प्रदेश हैं, वेस्ट बंगाल हैं, वहां पर भी इसकी अपार संभावनाएं हैं। ये ठीक उसी प्रकार जो है इसमें कम लागत लगा करके और अधिक आय जो है सो किसानों को मिल सकती है। जी, कम लागत में अच्छी आय अगर अर्जित करना चाहते हैं हमारे किसान तो ये एक बहुत ही अच्छा जरिया साबित हो सकता है और इस दिशा में सरकार भी हमारे किसानों की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तत्पर है। ये ठीक मैं डॉक्टर साहब का थोड़ा सा बीच में आपको बताएं। डॉक्टर साहब ने बोला कि पाम ऑयल के कल्टीवेशन के लिए ये क्लस्टर प्रोग्राम है। एक क्लस्टर में ही इसको प्लांटेशन किया जा सकता है। पाम ऑयल के बारे में थोड़ा सा मैं और भी सप्लीमेंट कर देना चाहता हूँ कि ये जो प्रारंभ के 4 वर्ष तक चूंकि उसमें फल नहीं आती है तो उसको किसान को नुकसान ना हो इसलिए इंटरक्रॉपिंग के लिए सरकार अनुदान देती है। लेकिन उसके बाद जब फल 5वें और 6ठे वर्ष से जब फल स्टार्ट होती है तो उस बीच में जब पौधे की ऊंचाई काफी ऊंची हो जाती है तो उस बगीचे के अंदर छाह आ जाती है। तो छाह आने पर जो शेड लविंग प्लांटेशन को भी प्रमोट सरकार कर रही है, जिसमें कोकोया है या ब्लैक पीपर है या जिंजर है। तो इससे जो है सो ये ऐसा सरकार के तरफ से एक प्रोत्साहन है कि किसानों को केवल एक फसली आमदनी नहीं हो, बहुफसली आमदनी। मेरा अगला सवाल यही था डॉक्टर अनुपम से कि अगर प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है इसको हम लोग पूर्णतः सार्थक बनाने की दिशा में ये भारत सरकार तमाम कार्यक्रम को ला रही है। जी, तो ना केवल
तेल ताड़ की ही खेती करनी है बल्कि अन्य फसलों का भी चुनाव करना है? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी डॉक्टर अनुपम, कि जैसे बताया श्रीवास्तव जी ने कि अदरक लगा सकते हैं, कोकोआ लगा सकते हैं, और कौन सी फसलें हैं जो लगा सकते हैं हमारे किसान तेल ताड़ के साथ? देखिए, पहले जैसे कि श्रीवास्तव साहब ने बोला, पहले 4 साल में कोई शेड नहीं होता है जी। पेड़ छोटा है, उसके अंदर हम कोई भी फसल लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा पाइन एप्पल, ज्यादा से ज्यादा लाभ देने वाला बनाना, टिश्यू कल्चर बनाना। हम अगर फसलें लेंगे तो ग्राउंडनट, मूंगफली, ये सब फसल ले सकते हैं। मूंगफली लगा सकते हैं, अनानास है, केला है, ये सब हम कोई वेजिटेबल में भी जा सकते हैं, सब्जियों का रुख भी कर सकते हैं जी। लेकिन जैसे ही उसके अंदर शेड आ जाता है, उसके अंदर तब काट फ्लावर आ जाता है, जो शेड लविंग काट फ्लावर है जी। उसके लिए भी काफी हम लोग के पास अनुदान है। तो वो काट फ्लावर, जैसे कि उन्होंने बताया कोकोआ, कोको इंडस्ट्री का काफी डिमांड है, उसमें भी काफी लाभ आ जाता है, ताकि नॉट ओनली दैट ऑयल पाम से उसका खेती लाभ बढ़े, बाकी फसलें से भी उसको लाभ बढ़ सकता है जी। तो जैसे ही जब तक 4 साल तक वो बड़ा नहीं हो रहा है, तब तक हम किसी भी कोई भी फसल हम उसको ले सकते हैं। तो वेजिटेबल क्रॉप लेने में सबसे ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि उसके बनाना 1 साल के अंदर हो जाता है। तो ऐसा ही फसलें हम कर सकते हैं। और शेड लविंग प्लांट 4 साल के बाद हम कोकोआ लगा सकते हैं, काट फ्लावर लगा सकते हैं जी। और उसके लिए भी सरकार द्वारा मदद की जाती है, हम बात कर रहे हैं। और फिर भी हम बताएंगे कि हमारा तेल ताड़ को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार का एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी है जी, पेडाबिगी में जी, आंध्र प्रदेश पेडाबिगी में, आईसीआर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च। उसमें जाके भी कोई किसान भैया उधर ट्रेनिंग दिया जाता है जी। उधर जाके देख सकते हैं कि ऑयल पाम का खेती बाड़ी कैसे करना चाहिए, पूरी जानकारी पूरा ले सकते हैं जी। और कोई भी राज्य सरकार के माध्यम से उनका जो उद्यान विभाग होता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में जाके अगर तेल ताड़ का अनुदान के संबंध में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, कितना अनुदान मिलता है, और उसके हिसाब से आप आपका प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन एक ही सलाह हम लोग के पास रहेगा कि बाकी पाम के से तेल ताड़ का पाम अगर आपको करना है तो आपका खुद का इरिगेशन का साधन रखना ही पड़ेगा। सिंचाई की व्यवस्था बिना सिंचाई की व्यवस्था खेती करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि आपको 30 साल तक उसमें खेती में पानी देना पड़ेगा, कंटिन्यूअस पानी लगातार कि 1 साल लगा दिया, ऐसा नहीं। तो उस बारे में किसान को हम लोग जागरूक करते हैं। और अभी हम चाहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन अगर हम लगाएं, तेल ताड़ में ड्रिप इरिगेशन अगर हम लगा दें तो जो पानी टोटल लगता था वो आधा हो जाएगा जी। तो कम पानी में भी हम तेल ताड़ का खेती कर सकते हैं, पर लेकिन पानी जरूर चाहिए, जैसे दूसरे इसमें दूसरे पाम के पेड़ों में नहीं चाहिए, लेकिन तेल ताड़ में पानी की आवश्यकता जरूरी है। लेकिन इस जगह में और एक बात हम बताएंगे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में काफी रेनफॉल आता है, उसमें 1500 mm रेनफॉल मिनिमम है। अगर 1500 mm रेनफॉल मिनिमम हो जाता है तो पानी का कमियां भी हो जाता है। हम बिना पानी का भी कर सकते हैं जी। अगर एनुअल रेनफॉल जहां 1500 से ऊपर है, उस जगह में हम तेल ताड़ का खेती कर भी सकते हैं। तो ये संभावनाएं ज्यादातर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जहां रेनफॉल काफी ज्यादा होता है, मिजोरम में जी। तो देखिए, पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है अगर आप तेल ताड़ की खेती की और अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, वहां बरसात काफी हद तक होती है, काफी अच्छे स्तर पर की जाती है होती है, तो वहां पर कम पानी में भी इसकी खेती की जा सकती है। और अन्य जो ताड़ के पेड़ हैं उनके लिए किस तरह की संभावनाएं हैं, सावधानियां हैं जो बरतने की जरूरत है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों से हम समझेंगे, जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम वाद संवाद और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। 50 साल से लगातार
कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। आज हम हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं पाम के दाम पर, यानी कि पाम की खेती हमारे किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचा सकती है इस पर, और साथ ही हम जानकारी हासिल कर रहे हैं पाम के लिए चलाई जा रही सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में। तो आइए हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जानकारियां इस परियोजना के संदर्भ में हमारे विशेषज्ञों से हासिल करते हैं। रुक करना चाहूंगी श्रीवास्तव जी आपका, हमारी जो ये परियोजना है, ये इसको लॉन्च हुए अभी कुछ समय हो चुका है, अभी तक का जो इसका प्रोग्रेस है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कृषि का कार्य है वो थोड़ा धीरे धीरे चलता है, क्योंकि जो एक दाना या हजारों क्विंटल उपज लेने के लिए जो एक समय अवधि है 4 महीने का या 6 महीने का या साल भर का, वो आप थोड़ा लें या अधिक लें उतना अवधि लगेगा। लेकिन इस संदर्भ में मैं ये आपको बतलाना चाहता हूँ कि सरकार जो है सो उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अनुसंधान पर भी ध्यान दे रही है, जिससे कि सीमित क्षेत्र में ही अधिक से अधिक आय किसान उत्पादन लिया जा सके और किसानों का आय बढ़ा जा सके। तो पाम ट्री के बारे में आप जो है सो जो डॉक्टर साहब ने आपको अभी बतलाया है कि आंध्र प्रदेश के पेदागुरी में एक पाम का रिसर्च संस्थान है, उन्होंने अभी रिसेंटली 3 हाइब्रिड प्रजातियां निकाली है पाम की। वो गोदावरी स्वर्णा, गोदावरी रत्ना और गोदावरी गोल्ड, ये तीनों हाइब्रिड हैं। तो इनका उत्पादन सामान्यतः पाम जो पाम एफएफबी फ्रेश फ्रूट बंच बोलते हैं, एफएफबी जो तेल उत्पन्न होता है उस फ्रेश बंच से होता है। तो उस बंच में सामान्यतः एवरेज जो है सो 18 टन का उत्पादन होता है पर हेक्टेयर। लेकिन ये जो 3 हाइब्रिड वेराइटीज जो रिसर्च हमारे भारत सरकार की जो संस्था है, इन्होंने जो निकाला है, इसका एवरेज 25 से 28 टन है। तो इससे किसानों की आमदनी जो है सो उस सीमित क्षेत्र में ही स्वतः जो है सो दुगुना के आसपास पहुंच जाएगी जी। तो ये रिसर्च के क्षेत्र में है। और एक सिंचाई की जो सुविधा किसानों को हम देते हैं, तो उसमें जो नई टेक्नोलॉजी है वो फर्टिगेशन जी, मतलब एरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर। तो उसका बेनिफिट ये है किसानों को कि फर्टिलाइजर की क्वांटिटी का कम लगना और उसका इफेक्टिव यूज, एब्जॉर्प्शन जो है, जो पानी के साथ जा रहा है तो प्लांट उसको इनटेक बहुत आसानी से कर लेता है जी। तो ये जो योजना है कम पानी दे करके 1 बूंद और अधिक उत्पादन जी, ये भी में अधिक उत्पादन किया जाए। तो ये जो ड्रिप इरिगेशन है, उस इरिगेशन में फर्टिगेशन भी टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है और इसके द्वारा जो है सो कम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होता है और उसका एब्जॉर्प्शन यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है और परिणाम स्वरूप उत्पादन भी आसानी से ज्यादा हो जाती है और अच्छी गुणवत्ता वाला भी होता है। बिल्कुल। तो इस तरह के कई अनुसंधान भी किए जा रहे हैं और ये परियोजना का जो लाभ हमारे किसानों को मिल सके, इसके लिए भी हर स्तर पर कार्य भी किया जा रहा है। रुक कर लेते हैं डॉक्टर अनुपम का। डॉक्टर अनुपम, हम बात कर रहे थे कि तेल ताड़ हमारे किसानों को काफी फायदा पहुंचा सकता है। इस दिशा में अगर हम नई संभावनाओं की बात करें तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तेल ताड़ के लिए नई संभावना हम लोग के जो है, जैसे कि बताया कि 19 लाख हेक्टेयर हमारा कंट्री में हम तेल ताड़ ला सकते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ 3.5 लाख ही कर पाया है, तो इसका संभावना बहुत बड़ा है। जैसे कि विपुल जी ने बताया कि पहले 4 साल किसान को लगता है कि 5 साल बाद फसल मिलेगा, 4 साल हम क्या करेंगे। कोई खेती करते हैं तो हर साल कुछ ना कुछ पैसा आता रहता है, लेकिन 4 साल तक वेट करना, 5 साल में जाके उनका फसल मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों सब पीछे चले जाते हैं, ज्यादा आगे नहीं आ पा रहे हैं और खास करके इसमें पानी भी चाहिए।
इस दिशा को रखते हुए हम लोग अभी ड्रिप इरिगेशन के ऊपर, फर्टिगेशन के ऊपर, जैसे कि और भी एक रिसर्च साइट हम बताना चाहते हैं कि तेल ताड़ का पेड़ जब 30 साल हो जाएगा तो 30 फीट ऊंचा हो जाता है। तो 30 फीट ऊंचा से उसको हार्वेस्ट करना, उसका फ्रेश फ्रूट बंच, वो एक सरदर्दी बन जाता है फार्मर के पास जी। उसके लिए स्पेसिफिक इम्प्लीमेंट्स चाहिए, उसका खर्चा ज्यादा होता है जितना ऊपर से उसको काटेंगे। तो इसीलिए रिसर्च द्वारा एक ड्राफ्ट वैरायटी भी निकाला गया है। ये जो हाइब्रिड का 3 बात कर रहे हैं, ये भी ड्राफ्ट है। ये 15 से 20 फीट हाइट तक ही नहीं जाएगा। तो इसमें हार्वेस्टिंग का काफी सुविधाएं आ जाते हैं और किसान भाइयों इसका भी लाभ ले सकते हैं अगर ये नया प्रजाति हम इसको लगाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो परियोजनाएं हैं, भारत सरकार आगे भी जाके इसका मूल्य निर्धारण करने के लिए भी सोच रहे हैं। तेल ताड़ का जो FFB आता है, अगर ये हो जाता है तो हम अगले 5 साल के अंदर कम से कम 6 से 7 लाख हेक्टेयर हम एडिशनली इस तेल ताड़ के अंदर लाएंगे। ऐसा ही और बढ़ावा देते हुए खास करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड जी। इस स्टेट्स में हम लोग का काफी संभावना है। ये छोड़ के भी कोई स्टेट्स में कम मात्रा में होता है, जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, केरला, ये सब में भी ऑयल पाम का कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन वहां स्प्रेड करने का स्कोप इस स्टेट के तुलना में थोड़ा कम है जी। तो कई तरह की संभावनाएं हैं और तेल ताड़ की खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए कार्य हो भी रहा है और आगे भी अच्छे स्तर पर इस दिशा में कार्य करने की पूरी कोशिश की जा रही है और लगातार इस दिशा में काम जारी भी है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अब श्रीवास्तव जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि ये जो परियोजना है, इसके अंतर्गत जिक्र किया गया है कि पाम नीरा और पाम गुड़ के लिए नई प्रसंस्करण इकाइयां भी लगाई जाएंगी, तो इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जी, आपने ठीक ही प्रश्न किया है। ये जो खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थान है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आती है। तो ये स्मॉल जो छोटे छोटे किसानों को, छोटे छोटे कारीगरों को, छोटे छोटे व्यापारियों को ही प्रोत्साहित करने का मकसद रहता है। लेकिन ये पाम से संबंधित जो भी खेती करेंगे, चाहे वो पाम ऑयल हो या गैर पाम ऑयल पाम ग्रुप के पौधे हों, इसमें जो है सो हम न केवल उनको उत्पादन के लिए सहयोग करते हैं, बल्कि उससे संबंधित तमाम क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित करते हैं। जैसे आप पाम ऑयल की बात कर रहे थे अभी, तो पाम ऑयल में सरकार जो उत्पादन करने के लिए जो सब्सिडी और सहयोग करती है, ठीक उसी प्रकार सरकार एक दोबारा उस फल को खरीदने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए की ओर भी जा रही है, जिससे किसानों को ये मालूम हो जाए कि मेरे उत्पादन का ये कुल इतना मूल्य तो जरूर ही मिलेगा, नंबर 1। और चूंकि उससे संबंधित जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो इंडस्ट्री उस फल का क्रैश करके और ऑयल निकालती है, तो उस इंडस्ट्री को भी आगे आना है। तो इस इंडस्ट्रीज को भी जो है सो हम लोग उस के लिए फैसिलिटेट करते हैं। अब उस एरिया में आप इस तरह के बहुत सक्सेसफुल मॉडल हैं इंडिया के अंदर में। आप जो है सो व्हाइट रिवॉल्यूशन का नाम सुना होगा, हर गांव-गांव में कोऑपरेटिव्स यूनिट्स हैं। तो उसी तरह से किसानों का एक समूह बना करके पाम की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके उत्पाद को ठीक उसी प्रकार से, जिस तरह से दुग्ध का जो है सो परचेज होता है, ठीक उसी तरह से फ्रेश फ्रूट बंच या पाम नीरा या कोकोनट ऑयल, कोकोनट को परचेज करके और इंडस्ट्री तक उसको जो है सो पहुंचाना। अब इंडस्ट्री तक पहुंचाने में जो भी बाधाएं हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से संबंधित हैं, चाहे उनके प्रोसेसिंग से संबंधित हैं या उनके स्टोरेज से संबंधित हैं, उन सभी क्षेत्रों में सरकार का योगदान है। जी,
सरकार का काफ़ी हद तक योगदान है और बात यही आ जाती है कि हमारे जो किसान हैं उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके, उन्हें ज़्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए ही कार्य किए जा रहे हैं। हमारे किसानों को भी जागरूक होना होगा और तभी मिलकर ही इस बढ़ी हुई आमदनी की ओर हम सब मिलकर अपने कदम बढ़ा सकेंगे। और इसी संदर्भ में आप दोनों से यही आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्या सलाह देना चाहेंगे आप हमारे किसानों को पाम की खेती के संबंध में? डॉक्टर अनुपम, शुरुआत आपसे करूंगे। पाम की खेती में कि हमारा देश में पाम का खेती करना बहुत जरूरी है। हम जो पाम ऑयल बाहर से लाते हैं, हम चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर हो और खुद हम पाम ऑयल का जो 90 लाख टन्स हम बाहर से लाते हैं, उसमें से हम कम से कम 80% पाम ऑयल हम हमारा देश में ही पैदा कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों इस योजना का लाभ पूरा उठाए, आप लोग आगे आइए। हमारे पास रिसर्च बैकअप, टेक्नोलॉजी बैकअप, हम लोग के पास राज्य सरकार, भारत सरकार के तरफ से जितना बैकअप देना है ये पाम ऑयल के लिए है। आप लोग आइए, आपका खुद का राज्य सरकार के दफ्तर में उद्यान विभाग में जाइए, इसके बारे में जानकारी लीजिए और आप इस बारे में आएंगे तो लाभ भी सीधे तौर पर उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत सारे कदम भी उठा रही है इस दिशा में। अंतिम टिप्पणी श्रीवास्तव जी आपसे। हाँ, भारत सरकार की तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जो किसानों की ओर अग्रसर है जी। जैसे हर जिले में किसान विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र। तो कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक रहते हैं और वो हर क्षेत्र के वैज्ञानिक रहते हैं। क्योंकि ये उद्यान से संबंधित फसल है, ये इसको हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स बोलते हैं, तो ये हॉर्टिकल्चर के भी एक्सपर्ट वहां पर रहते हैं। तो पाम और गैर पाम दोनों क्षेत्रों में सरकार का प्रोत्साहन है और इसके में हम संयुक्त रूप से तमाम मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और खादी ग्रामोद्योग कमीशन जो है, दोनों मिलकर के किसानों के आमदनी को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। और इसका एकमात्र लक्ष्य ये है कि किसानों की आमदनी को दुगुना कैसे किया जाए। क्योंकि जमीन सीमित है, जमीन को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, बट उसे कम जोत में ही अधिक से अधिक लाभ ले सके हमारे किसान। और इफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, इफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, जैसे फर्टिगेशन की आपकी बात किया गया। और इस तरह से अगर हम पाम ऑयल की बात करते हैं तो 30 फीट या 25 फीट, तो उसमें किसान को चढ़ने के लिए मोटराइज इक्विपमेंट दिया जाए, मोटराइज हार्वेस्टिंग किया जाए। तो रस्सी, नाइफ्स, एडवांस सब ये सब जो है सो किसानों को दिया जा रहा है। तो इसका किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अपने जहां भी हैं उस अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य सरकार के उद्यान विभाग से संपर्क करें और इसका पूरा से पूरा लाभ उठाएं। पूरा से पूरा लाभ उठाएं इन योजनाओं का जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है हमारे किसानों की मदद के लिए, उनके सहयोग के लिए और साथ ही उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए। इस बीच में थोड़ा सा आपका एक समय लूंगा कि ये जो गैर पाम ऑयल हैं, ये इनका मार्केट में अभी जब कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है, ये छोटे छोटे ग्रामोद्योग की तरह, स्मॉल इंडस्ट्री की तरह हर गांव में, कस्बों में, जिलों में काम करती हैं। तो इससे आज के दिन में करीब 500 करोड़ का पाम गुड़ का ट्रेडिंग है जी। तो जो ही इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के द्वारा, और इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट सरकार की मंशा है कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आए और इसको बूम दे जी। तो किसानों को ये जो पाम ऑयल का जो अट्रैक्शन है, ठीक उतना ही अट्रैक्शन जो है सो ताड़ पाम जी, खजूर पाम, नारियल के तेल जी, बेटल नट, और साथ ही साथ आप शहरों में देखेंगे, एयरपोर्ट पर आप जाएं, अच्छे अच्छे बगीचों में जाएं तो रॉयल पाम जी, स्टैग पाम, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसकी कीमतें ये नर्सरी उगा करके
नर्सरी गार्डन बना करके भी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। ना केवल तेल ताड़ की खेती हमारे किसानों को लाभ पहुंचा सकती है, बल्कि अन्य पाम जो है उनकी खेती भी हमारे किसानों को काफी फायदा पहुंचा सकती है। वही आपको जानकारी लेनी है, सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है, आपको जागरूक होना होगा, तभी दोनों मिलकर इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा पाएंगे और हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान हो पाएगी। तो बहुत बहुत अच्छी जानकारियां हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने हमारे किसानों तक पहुंचाई हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। किसान भाई नमस्कार। नमस्कार। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के वाद संवाद में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगले सप्ताह अगले कार्यक्रम में। हम करेंगे किसी नए विषय पर वाद संवाद। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।